हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुपहल। आज की इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर वन की अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने पेपर वन के लिए कौन सी बुक पढ़ी, कौन कौन से यूट्यूब चैनल से कंटेंट देखा और क्या कैसे नोट्स प्रिपेयर किए, इस सब के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन में 10 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 10 यूनिट के बारे में वन बाई वन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट की हम बात कर लें डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई की। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं और इसका लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। हालांकि मैथ बैकग्राउंड वालों के लिए ये इजी मान के चल सकते हैं। और जो डीआई का जो डेटा होता है वो या तो टेबल फॉर्म में आता है या आपको पाई चार्ट में मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 टेबल या 2 पाई चार्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा डेटा। और जो टॉपिक रहते हैं वो मैनुअली परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये तीनों के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक का ट्रेंड यही रहा है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू पढ़ लेना है और पीवाईक्यू से लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं आपको। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि पेपर में जब आप दोगे पेपर, तो उसमें एकदम से जब पेपर को देखोगे तो आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। तो आपको करना यह होगा कि उस समय के लिए उन क्वेश्चनों को स्किप करके जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को करें, ताकि उस समय फिर आपका माइंड जो है उस एग्ज़ाम की स्थिति में आ जाएगा और हैंडल कर पाओगे आप उनको अच्छी से। तो डीआई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिक परसेंटेज, रेशियो और एवरेज वगैरह ये सबको आता ही है। अगर नहीं आता है तो बेसिक पढ़ के और आप डीआई को आराम से कर सकते हो। बस प्रैक्टिस और कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2। जैसे कि उसमें आता है गद्यांश और उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और पांचों क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं और गद्यांश से ही सारे आंसर मिल जाते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पेपर देने जाने से पहले 1-2 गद्यांश का आप घर पे आराम से प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, अब अगली हम यूनिट की बात कर लेते हैं आईसीटी, सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी। इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं इसके भी। और ये जो टॉपिक है ये एकदम बहुत वाइड है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक बताऊंगा जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वो टॉपिक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे साइबर फ्रॉड से संबंधित टर्म होती हैं, जैसे स्पूमिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, इस तरह की टर्म होती है। इनके बारे में ये टर्म दे दी जाती हैं और इनके एक्सप्लेनेशन दी जाती है और उनको मैच करवाते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, या फिर स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से बताते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहता है वो है कंप्यूटर की जनरेशन से लेके, कंप्यूटर की जनरेशन कब आई थी, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, ये सब थोड़ा बेसिक नॉलेज उसमें पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी आता है टॉपिक है आपका भंडारण क्षमता, जिसका आरोही और अवरोही क्रम पूछ लेता है। तो बाइट से लेके आपको योटा बाइट तक पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी आप जानते होंगे, स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की मेमोरी होती है, इनसे लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ये पक्का इनसे क्वेश्चन आता है और आपको ये ज़्यादा नहीं है, 15-20 इम्पोर्टेंट आउटपुट इनपुट डिवाइस हैं, वो कहीं से भी आपको मिल जाएंगी। नहीं तो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन कई सारी शिफ्टों में पूछा जाता है, बेसिक नंबर चेंज वाला। कभी आपका डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टा, हेक्जा और भी बहुत सारे टर्म होती हैं, उनमें चेंज करवा लेता है। तो वो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो वो बन जाएगा आपसे। तो ये हमारी 3 यूनिट हो गई अब तक। और इसके इस तीसरी यूनिट को हैंडल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पीवाईक्यू ही करने हैं, उसी से आपका हो जाएगा। और कई कोई बुक नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना, ना ही कोई वीडियो देखनी है। अगली यूनिट है हायर एजुकेशन। इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं और ये एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा जनरल ट्रेंड ये देखा गया है कि ये करंट से रिलेटेड होते हैं
अब वो करंट की चीज़ क्या होती है, वो हायर एजुकेशन से संबंधित क्या करंट में जो नई पहले हैं, कोई स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव वगैरह जैसे यूजीसी वगैरह द्वारा, तो वो पक्का पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ एक क्वेश्चन उससे भी आते हैं स्टैटिक्स से, जैसे कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आयोग हो गए। 1813 के बाद से जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड आयोग हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपकी पुरानी यूनिवर्सिटियों के बारे में क्वेश्चन आता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो बिहार थी, कुछ मंदिर थी, इनके बारे में ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पहले बिहार थी या मंदिर थी, ऐसे। तो और एक है आपकी NEP 2020, इससे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको भी एक बार गो थ्रू हो जाना है। उसमें हायर एजुकेशन के बारे में जो बता रखा है उसके बारे में। और अगला है जो इम्पोर्टेंट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस। इनके चैनलों को भी मैच करवा लेता है, कितने चैनल है, ये किससे रिलेटेड है और इनको प्रबंधन करता कौन है, इसके बारे में नोडल एजेंसी कौन है वगैरह, बाकी सब ये ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। फिर आजकल एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है 1-2 साल से कि 5 ईयर प्लान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आप देख लेना जैसा आपको लगे। और इसको भी हैंडल करने के लिए हायर एजुकेशन को आपको PYQ पढ़ना है। UGC, हायर एजुकेशन, स्वयं, इनकी वेबसाइट को आपको टाइम टाइम पे विजिट करते रहना है और वहाँ से देख लेना कि क्या नए इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो आपका जो करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली यूनिट है मैथ एंड रीजनिंग वाली। तो इसमें सिंपल मैथ और रीजनिंग आती है, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, LCM, SCM, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। तो इनका आपको ना तो SSC लेवल पढ़ना है, ना CSET लेवल पढ़ना है, बेसिक लेवल पढ़ना है, जैसे अभी 10th क्लास तक का स्टैंडर्ड होता है बस। और उसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कहीं से भी इसका बेसिक पढ़ के आपको PYQ सॉल्व कर लेने हैं और इजली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगली यूनिट की हम बात कर लेते हैं। अगली यूनिट है इन्वायरमेंट। इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं और इसको हैंडल करने का तरीका है कि इसमें 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उनको सबसे पहले फोकस करना है आपको। एक है पॉल्यूटेंट, प्रदूषकों के बारे में, दूसरा है प्रोटोकॉल्स, ओजोन और पर्यावरण से संबंधित, जैसे क्योटो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ओजोन गैस कब प्रतिबंधित की गई, क्या है, उसके बारे में ये क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं। फिर आपका एक अगला टॉपिक है इसी में SDG और MDG के बारे में। इसमें 17 SDG गोल, 8 MDG गोल है, उनको बारे में उनका क्रमांक पूछ लेता है, स्टेटमेंट देके कि ये कौन सा गोल नंबर है या उनमें कौन सा कॉमन है, ये पूछ लेता है। इस तरह से SDG MDG बेहद सरल है, आप आसानी से कर सकते हो उनको। ठीक है, और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ PYQ पढ़ना है, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है, तो आपको पूरा आइडिया वहीं से टॉपिक कवर हो जाएगा। अब अगली बात करें, अगला जो यूनिट है वो है युक्ति युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें एक तो वेस्टर्न लॉजिक आता है, एक इंडियन लॉजिक आता है। इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इंडियन लॉजिक के लिए ज़्यादा टाइम ना दें, उसका बस ऊपर ऊपर से रेफरेंस ले लें, अगर बनता है क्वेश्चन तो ठीक, ना है तो कोई बात नहीं। और फिर इसमें जो क्वेश्चन है वो PYQ से सॉल्व हो जाएंगे सारे, और इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से सेलेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें आठ एक फैलेसी ऐसी हैं वो बार बार रिपीट होती हैं और तुमको भी वही पढ़नी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, किसी भी यूट्यूब चैनल से जाके टॉपिक डालना है, जैसे कि इनफॉर्मल फैलेसी, और जो भी अच्छा पढ़ा है वहाँ से आप अपना टॉपिक कवर कर लेना है। ठीक है, ये PYQ से आपको समझ नहीं आएगा, ये ऐसा टॉपिक है, इसलिए यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हो इसके लिए। अगली यूनिट है संप्रेषण, कम्युनिकेशन वाली। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका कॉमन सेंस ढंग से काम किया हुआ एग्जाम में तो आप 5 के 5 इजीली ठीक कर लोगे। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं।
और इसके लिए ना तो कोई यूट्यूब वीडियो अच्छी मिलेगी आपको, ना ही कोई किताब मिलेगी, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन की कॉमन चीज़ें होती हैं, उनको लेके पूछे जाते हैं। तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में उस समय क्वेश्चन बनाते समय क्या चल रहा है। ठीक है, फिर भी आप अपने थोड़ा प्रैक्टिस के लिए PYQ तो ज़रूर देखें इसके भी। ठीक है, अगली यूनिट है शैक्षणिक अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड और अगली यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। इन दोनों का लेवल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इनसे क्वेश्चन थोड़े टफ आने लगे हैं। फिर भी टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो है शिक्षण में ICT का प्रयोग, और एक टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व, और एक है शिक्षार्थी की विशेषता, और एक शिक्षा पद्धतियाँ ऑनलाइन जो आपकी ICT का प्रयोग है, और स्वयं प्रभाव MOOCs, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। और इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो इसकी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए PYQ और टॉपिक वाइज यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, अब है पहला टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं और इसका लेवल बहुत हार्ड हो चुका है इस समय, क्योंकि UGC नेट के एग्ज़ाम है, उसके थ्रू 3 कैटेगरी में रिजल्ट आ रहा है, एक JRF, एक नेट और एक ओनली PhD। तो PhD को इंक्लूड करने के कारण रिसर्च का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर भी आपको इसमें भी सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, और वो टॉपिक है मेथड ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ वेरिएबल, सैंपल एंड इट्स टाइप, और टाइप 1, टाइप 2 एरर। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं ढंग से। और ये तो रहा हमारी 10 यूनिट का एक वैसे स्ट्रक्चर कि कौन सी यूनिट में से कौन सा पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अब आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है इनको पढ़ने के लिए, कि या तो आप खुद से नोट्स बना लीजिए PYQ वाले टॉपिक वाइज, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उनको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको भी एज अ रेफरेंस और अपने नोट्स के रूप में उनको यूज कर सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे वो, तो वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। और आपको क्या नहीं करना है, ये सबसे मेन बात है, किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है और पेड कोर्स वाले अपना 100% देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उससे आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर जितना भी कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब से जाके उसकी टॉपिक वाइज वीडियो सर्च करके आप समझ के और पढ़ सकते हैं। बस ये करना है और रिवीजन करना है बार बार जो भी नोट्स हैं उनके, क्योंकि स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करोगे तो श्योर है कि आप 35+ क्वेश्चनों को अच्छे से ठीक कर पाओगे। और JRF निकालने के लिए पेपर 1 में 35+ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो वो इनफ है। बाकी आपका पेपर 2 जो सब्जेक्ट का है वही आपको JRF दिला पाएगा। इसमें फिर 35 से ऊपर क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको एक हायर लेवल पे जाके तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि कम समय में संभव नहीं है। और तो रहा पेपर 1 का पूरा डिस्कशन। अब पेपर 2 की बात करें तो मेरा पेपर 2 था हिस्ट्री, तो जिन लोगों का हिस्ट्री है मैं उनको गाइड करने के लिए विस्तृत वीडियो हिस्ट्री पे बना दूंगा, तो उन्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे हिस्ट्री को कवर करना है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बेहद बड़ा है और उसको इतनी आसानी से कवर नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी बना सके शायद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।